हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट का टॉपिक है। ये फर्स्ट लेक्चर का सेकंड टॉपिक है और इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है इसी लेक्चर पे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है PT 365 के नाम से। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे यहाँ से एरोजोल रेडिएटिव फोर्सिंग। तो न्यूज़ में क्या है कि रिसर्चर जो नैनीताल में एक रिसर्च मतलब साइंस है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में, उन्होंने देखा है कि एरोजोल रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है। और ये मिला है ट्रांस हिमालय में, जो कि बहुत ज़्यादा है देन ग्लोबल एवरेज। एरोजोल रेडिएटिव फोर्सिंग जो है उसके इफेक्ट्स क्या हैं जो आए हैं क्लाइमेट पे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इवेंचुअली हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ऊपर जाके कि हमने कितना क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ चुके हैं। तो रेडिएटिव फोर्सिंग एक मेजर है जो एक इन्फ्लुएंस आता है एक फैक्टर्स पे, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, एरोसोल, क्लाउड, सरफेस एल्बीडो। और ये ऑल्टर करता है बैलेंस जो इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जी होती है अर्थ की एटमॉस्फेयर सिस्टम में, और उसके इंडेक्स कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पोटेंशियल क्लाइमेट चेंज मैकेनिज्म पे इम्पैक्ट करता है। जो एक्सप्रेशन होता है इसका वॉट्स पर स्क्वायर पे होता है, स्क्वायर मीटर, तो ये इसका एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है। ARFR जो है आपका, ये नेट चेंज है एनर्जी बैलेंस पे अर्थ के सिस्टम पे, जो कि होता है आपका परटुर्बेशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एरोसोल जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि ग्लोबल या रीजनल क्लाइमेट को स्कैटर करता है, ऑब्जर्व करता है। जो सनलाइट आ रही है, सन का जो रेडिएशन आता है उसको ऑब्जर्व करता है और मॉडिफाई करता है क्लाउड फॉर्मेशन को, और उसके इम्पैक्ट देखे गए हैं एटमॉस्फेरिक वार्मिंग पे और ग्लेशियर रिट्रीट पे। रिसर्चर्स ये दिखाते हैं कि ARF जो है एरोसोल का, उसकी हीटिंग रेट जो है 0.04 to 0.13 डिग्री सेल्सियस पर डे होता है। हीटिंग जो हिमालयाज़ के ऊपर होती है वो बढ़ रही है टेम्परेचर ग्रेडियंट्स की वजह से, क्योंकि लैंड और ओशन का मॉडिफिकेशन होता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से और एटमॉस्फेरिक रेनफॉल की वजह से। एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल वो कॉम्बिनेशन होते हैं लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल के, जो कि रहते हैं आपके गैसेस और लिक्विड इन्वायरमेंट में, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं ये लो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर रहते हैं, मतलब लेस देन 1.5 किलोमीटर्स, क्योंकि एरोसोल सोर्सेज लोकेट होते हैं टेरेस्ट्रियल सरफेस में, इसीलिए। हाउएवर कुछ एरोसोल जो हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब आपका टोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, वहाँ पे भी पाए गए हैं कुछ एरोसोल। स्पेशली जो वॉल्केनिक एरोसोल होते हैं जो कि इजेक्ट होते हैं, मतलब चले जाते हैं वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि जब आप देखा वो वॉल्केनो बस्ट होता है तो ऊपर जाता है, इसी वजह से। अदर इफेक्ट्स क्या हैं जो एरोसोल के? ये अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट केमिकल कॉम्पोजिशन। सेकेंड है ये विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। थर्ड है इम्पैक्ट करता है एयर क्वालिटी पे और ह्यूमन हेल्थ पे, क्योंकि एरोसोल डैमेज करते हैं आपका लंग्स और हार्ट को। ये एक न्यूक्लियाई सर्व करता है क्लाउड ड्रॉपलेट या आइस क्रिस्टल, आइस क्लाउड में जो होते हैं। सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सेज एरोसोल के दो होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैनमेड होते हैं। नेचुरल में आपका मिनरल डस्ट जो ब्लू होता है सरफेस बाय विंड, सी सॉल्ट जो जनरेट होता है वेव्स के ब्रेक होने की वजह से, और वोल्केनो जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को कंबस्शन करते हो, जैसे गैसोलीन, ऑयल और कोल। सेकेंड है वेस्ट इंसिट्रेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है इंडस्ट्रियल डस्ट। यहाँ पे फिजिकल ड्राइवर्स जो क्लाइमेट चेंज के वो CO2, फिर आपने मीथेन CH4, हमने मीथेन के भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। हेलोजेंस जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, नाइट्रोजस ऑक्साइड, अदर गैसेस, और फिर आपका एरोसोल जो कि डस्ट होते हैं। और एरोसोल इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड की रिफ्लेक्टिविटी चेंज को, और सन जो आपका नेचुरल चेंज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिएटिव फोर्सिंग सबकी दे रखी है। CO2 की सबसे ज़्यादा है 1 समथिंग है, और मीथेन 1 पे लाई कर रहा है, और पॉइंट का हेलोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये अदर गैसेस पे आ रहा है।
ठीक है, और माइनस पे आपका एरोजोल वगैरह है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ग्लोबल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव COP कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी जो है 26 हुई थी पेरिस एग्रीमेंट के अंडर। वो एक ऑस्पिशियस बताता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ था आपका यूके में, वो पोस्टपोन हो गया। यूके में कौन सा, ग्लासगो ऐसी कुछ जगह है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लो ना इसका, जो भी इस सिटी का नाम है। और ये आपका पोस्टपोन हो गई है नवंबर 21 ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, जो कि है एक लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज में, जो 2015 में आई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पेरिस में। तो 4 प्रायोरिटीज़ क्या है COP26 ये जो होने वाली है उस पर। पहला है आपका नेशनल क्लाइमेट प्लान्स, जो NDC का गोल को जो डिफाइन मतलब बताया गया था 2015 में, नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन, जो कि कंट्रीज वर्क कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है पेरिस एग्रीमेंट पे, और नए NDC में ऐड कर रही है जो मोर एम्बिशियस होंगे देन प्रीवियस वन, जो सारे नेशन मिलके एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे ताकि वो रीच करें नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050। डेवलपमेंट होगा रोबस्ट पैकेज प्रोजेक्ट्स का, और इनिशिएटिव हेल्प करेगा कम्युनिटीज़ को, नेशंस को कि वो अडैप्ट करें क्लाइमेट डिस्टर्बेंस और आपका रेजिलियंस बिल्ड करे अगेंस्ट फ्यूचर इम्पैक्ट। प्रोविजन जो है फाइनेंस का वो डेवलप कंट्रीज ने जो दिया है COP26 वो डिलीवर करेगा कमिटमेंट टू मोबिलाइज $100 बिलियन बाय 2020। यहाँ पे की एक्सपर्ट्स जो हैं पेरिस अग्रीमेंट के, ये इम्पोर्टेंट है। पहला है लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, जो कि लिमिट करना है ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, वो जाना चाहिए बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, और ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और परस्यू करता है एफर्ट्स कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहे। ग्लोबल पीकिंग एंड क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, इनका गोल ये है कि नेट जीरो एमिशन आनी चाहिए, कार्बन न्यूट्रलिटी आनी चाहिए। जो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है वो इक्वल है अमाउंट रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय 2050। मिटिगेशन का मतलब यहाँ पे बाइंडिंग कमिटमेंट्स है जितनी भी पार्टीज हैं, ताकि वो प्रिपेयर करें, कम्युनिकेट करें, मेंटेन करें NDC और अचीव करें अबव गोल्स, जो कि हर 5 साल अपडेट होते हैं। ग्लोबल स्टॉक टैक जो है वो 2023 में आएगा, और ये हर 5 साल बाद चलता रहेगा, और ये एसेट करता है कलेक्टिव प्रोग्रेस जो अचीव कर रहा है एग्रीमेंट का पर्पस। नेक्स्ट जो है वो है वॉलंटरी कोऑपरेशन या मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच, आर्टिकल 6 मैकेनिज्म कोऑपरेशन की तरफ बात करता है, जो इंटरनेशनल की बात करता है, मिटिगेशन आउटकम्स एड्रेस करता है, लॉस एंड डैमेज, वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो लॉस एंड डैमेज की बात करता है, जो कि एडवर्स एफर्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट की बात कर रहा है, जो इंक्लूड करता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, ट्रांसपेरेंसी इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो फैसिलिटेट करता है इम्प्लीमेंटेशन और प्रमोट करता है कंप्लायंस नॉन एडवर्सरी नॉन प्यूनिटिव मैनर पे। UNFCCC की बात करें तो 1992 में UNFCCC ने एक फ्रेमवर्क बनाया था इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जो कॉम्बैट करता है आपका क्लाइमेट चेंज और लिमिट करता है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो कि बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पे इम्पैक्ट से कोप करें। UNFCCC रियो कन्वेंशन में आया था, और ये वन ऑफ द 2 ओपन फॉर सिग्नेचर जो आया था रियो अर्थ समिट में आया था 92 पे। सिस्टर जो है इसकी जो सिस्टर रियो कन्वेंशन आर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और आपका कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994 में ये फोर्स में आया था, और अभी इसका नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है। 197 कंट्रीज ने रेटिफाई करा है कन्वेंशन, जो कि कहा जाता है पार्टीज टू कन्वेंशन। इसका सेक्रेटेरिएट इम्पॉर्टेंट है UNFCCC का, जो कि जर्मनी बोन में। सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है टेक्निकल एक्सपर्टीज और एनालिसिस जो देता है क्लाइमेट चेंज का इंफॉर्मेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे मेंटेन करता है रजिस्ट्री
NDC का, जो कि स्टैब्लिश होती है पेरिस एग्रीमेंट के अंडर। ऑपरेट करता है मैकेनिज्म UNFCCC का। यहाँ पे पहला है कैसे ऑपरेशन होता है इसका, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है कन्वेंशन की। सारे स्टेट जो है कन्वेंशन के रिप्रेजेंट करते हैं, कोप जो होता है और यहाँ पे हर साल मिलते हैं लोग, अनलेस पार्टी डिसाइड करती है कुछ अलग। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज जो सर्व करते हैं मीटिंग क्योटो प्रोटोकॉल की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन देता है क्योटो प्रोटोकॉल और डिसीजन लेता है, प्रमोट करता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सारी स्टेट्स जो पार्टीज है क्योटो प्रोटोकॉल की वो रिप्रेजेंट करते हैं CMP पे, वाइल जो स्टेट पार्टीज नहीं है वो ऑब्जर्वर की कैटेगरी में आते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो सर्व कर रही है मीटिंग ऑफ पेरिस एग्रीमेंट की जो है, उसमें ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन है पेरिस एग्रीमेंट का और जो हर कोई डिसीजन लेता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का। जितने भी स्टेट्स है पार्टीज हैं पेरिस एग्रीमेंट की वो रिप्रेजेंट होते हैं CMF या CMA के थ्रू, और जितनी स्टेट नहीं है वो ऑब्जर्वर है। सेम हिसाब है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट का। अब रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा एक एपेक्स कम्युनिटी जो इम्प्लीमेंट करता है पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, AIPA। तो ये AIPA एक 17 मेंबर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो कि इंश्योर करती है पहला आपका कोऑर्डिनेशन जो क्लाइमेट चेंज पे रहता है, दूसरा है इंडिया ट्रैक करेगा टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशन जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर आए हैं और सबमिट करेगा NDC रिपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की बात कर रहा है, गवर्नमेंट ने एक एपेक्स बॉडी बनाई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट AIPA। 3 क्वांटिटेटिव गोल्स क्या है इस NDC के इंडिया के रिगार्डिंग, 33 to 35% रिडक्शन आएगा GDP एमिशंस पे बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल्स। 40% शेयर जो है नॉन फॉसिल फ्यूल का वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा 2030। क्रिएट करेगा कार्बन सिंक जो कि 2.5 से 3 बिलियन टन्स का होगा CO2 थ्रू एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। AIPA ने कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और यहाँ पे सेक्रेटरी जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो चेयरपर्सन होगा AIPA का। फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेशन देता है, रिपोर्टिंग NDCs टू UNFCCC के अंडर, डेवलप करता है पॉलिसी प्रोग्राम जो इंडिया की डोमेस्टिक क्लाइमेट एक्शन कंप्लाइंट करता है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, और असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज की होती है। फंक्शन जो है नेशनल अथॉरिटी की वो रेगुलेट करती है कार्बन मार्केट जो आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट के अंडर आते हैं पोस्ट 2020, और ये नोट लेता है आपका प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो कॉम्बैट करता है क्लाइमेट चेंज को, गाइडेंस लेता है प्राइवेट और बड़े सारे लोगों से जो कि प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल पे आते हैं। यहाँ पे इंडियन का क्लाइमेट चेंज नॉलेज प्रोटोकॉल ये भी इंपॉर्टेंट है, पोर्टल जो बना है, सॉरी ये पोर्टल रिसेंटली लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज देता है डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव जो बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज ले रही है। ये नॉलेज को स्प्रेड करता है, डिसैमिनेट मतलब स्प्रेड करना सिटीजन के, और सारे मेजर जो इश्यूज हैं उसके बारे में नेशनल और इंटरनेशनल अवेयरनेस फैलाना। मेजर कंपोनेंट क्या है इसका, इंडियाज का क्लाइमेट प्रोफाइल, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, बायलैटरल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन। ISA बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका क्वेश्चन आया था 2019 का प्रीलिम्स में कि इसका हेडक्वार्टर्स का है, तो और भी 2020 में भी इसका UPPCS में क्वेश्चन बना था प्रीलिम्स का, बोल रहा हूँ। तो रिसेंटली 3rd असेंबली हुई है ISA का जो वर्चुअली हुई है। इंडिया और फ्रांस की बात करें तो ये रीइलेक्ट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट ISA का 2 टर्म्स के लिए, ठीक है। तो 4 वाइस प्रेसिडेंट जो चूज हुए हैं वो 4 रीजन से हुए हैं ISA के, एशिया पैसिफिक रीजन, सेकंड है अफ्रीका रीजन, थर्ड है यूरोप एंड अदर रीजन, और फोर्थ है लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन। तो इनिशिएटिव ने क्या लॉन्च करा है, पहला है कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन जो कि इंस्टिट्यूलाइज करता है ISA का इंगेजमेंट विद द प्राइवेट एंड पब्लिक कोऑपरेट सेक्टर। सेकेंड है 7 प्रोग्राम जो सोलराइज करता है हीटिंग और कूलिंग सिस्टम पे, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉ करता है एनर्जी फ्रॉम ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज। इसमें सबसे पहले जो है फॉर द फर्स्ट टाइम सोलर अवार्ड्स कन्फर्ड करे गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है विश्ववर्गा अवार्ड, रिकग्नाइज करता है कंट्रीज जो मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी का देखता है हर 4 रीजन में ISA का।
कल्पना चावला अवार्ड ये भी इम्पोर्टेंट है, रिकग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को जो कि फील्ड में काम करते हैं सोलर एनर्जी की। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है दिवाकर अवार्ड, जो कि रिकग्नाइज करता है ऑर्गेनाइज करता है इंस्टीट्यूशन। दिवाकर अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो वर्क कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ डिफरेंटल एबल पीपल और मैक्सिमाइज करता है यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। वजह से एक ISA केयर्स एक इनिशिएटिव डेडिकेट है जो कि है टुवर्ड्स डिप्लॉयमेंट सोलर एनर्जी का हेल्थ केयर सेक्टर में, जो होगा LDC मतलब लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज पे और ISA के मेंबर कंट्रीज़ में। तो प्लेस इन द सन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक शेप लेता है। ये लॉन्च हुआ था इंडिया और फ्रांस के जॉइंटली वेंचर से, जो हुआ था 2015 में COP21 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ISA में 75 नेशन ब्लॉक है। ये कोलिशन है जो सोलर रिच कंट्रीज़ का है और यहाँ पे कम्प्लीटली या पार्टली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई कर रहा है वो इस हिस्से का पार्ट है। हेड क्वार्टर्स की बात करूँ 200 एकड़ का हेड क्वार्टर्स का गुरुग्राम में NISC। ISA क्या करेगा, ये प्रमोट करता है सोलर टेक्नोलॉजीज। सेकंड है ये सोलर लाइट को इंश्योर करता है हाउस होल्ड में बाय 2022 और मैकेनिज्म रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और फोर्थ है ई पोर्टल जहाँ पे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस शेयर करी जाती है। रिसेंटली ISA फ्रेमवर्क ने अलाउ करा है मेंबर स्टेट्स को जो कि US यूनाइटेड नेशन का है कि वो ज्वाइन कर सकती है ISA, जिसमें इंक्लूड करा जा रहा है बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। तो ये नई डेवलपमेंट है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ था जो ऑर्गेनाइज करा था ISA के द्वारा और यहाँ पे इसका एम ये है WSTS का कि वो सारे स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करेगा, डिस्कस करेगा हाइलाइट्स जो सोलर टेक्नोलॉजीज़ की है, कॉस्ट वाइज टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और चैलेंजेस की हाईलाइट क्या है समिट के कि ISA ने साइन कराए 3 पार्टिएट एग्रीमेंट। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है और वर्ल्ड बैंक है जिसने जो एक नोडल एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट कर रही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्राइड OSOWOG इनिशिएटिव। इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ISA जर्नल भी है सोलर एनर्जी में आए जोश जो लॉन्च हुआ है ताकि वो ऑथर्स को हेल्प करे ताकि वो पब्लिश करे आर्टिकल सोलर एनर्जी पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपकी क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया केयर प्रोजेक्ट का नाम है, एब्रिविएशन जो है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कराया 39.5 मिलियन का केयर प्रोजेक्ट को ताकि वो क्लाइमेट एक्शन को बोल्स्टर करे साउथ एशिया में। तो क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड रेजोल्यूशन फॉर साउथ एशिया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इंश्योर करता है रेजिलियंस। तो यहाँ पे क्लाइमेट थ्रेट और डिज़ास्टर्स है जो आपका शेयर करता है रीजनल डेटा नॉलेज। ये हेल्प करता है डेवलपिंग रीजनल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रमोट करता है क्लाइमेट रेजिलेंट पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट डेवलप करता है एक प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्म करता है क्लाइमेट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, फंड, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है रेजिलियंस साउथ एशिया में। ये फंड एक पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म है जो रीजनल रेजिलेंट डेटा और एनालिटिकल सर्विस देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर हजार्डस, क्लाइमेट वनरेबिलिटी और सेक्टर। यहाँ पे आप देखो तो ये बताता है आपको बड़ी सारी चीज़ें डेवलप करता है जो स्टैंडर्ड्स है, गाइडलाइंस है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पॉलिसीज़ है, डेवलप करता है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म जो इन्फॉर्म करता है क्लाइमेट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ताकि वो सपोर्ट करे साउथ एशिया को। ये फंड पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म में है जो जाने जाते हैं रीजनल रेजिलेंट डेटा के और एनालिटिकल सर्विस जो इन्फॉर्म करता है वेदर हजार्ड्स का, क्लाइमेट वायरेबिलिटी है, सेक्टर स्पेसिफिक डेटा है जो हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स को कि वो असेस करे क्लाइमेट रिस्क को। ये असेस करता है क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स है बड़े सारे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, वाटर और ट्रांसपोर्ट। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है। ये इंक्लूड करता है 36 मिलियन ग्रांट जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और 3.5 मिलियन का जो प्रोग्राम आता है
एशिया रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज केयर 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को साथ वर्क करता है। एक है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो अफ्रीका और एशिया के लिए है, रिम्स। सेकेंड है एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ADPC। क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 में इम्पॉर्टेंट ये है कि वो होस्ट करे ऑनलाइन, और ये नीदरलैंड होस्ट कर रहा है। कन्वे करता है ग्लोबल लीडर्स और लोकल स्टेक होल्डर्स का। पे आपका कास्ट 2021 जो है वो डिलीवर करता है अडेप्टेशन एजेंडा, जो एक रोड मैप है, डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर बाय 2030। क्लाइमेट एक्शन समिट 2020, ये समिट को होस्ट कराया जाता है यूनाइटेड नेशन, UK, फ्रांस और पार्टनरशिप है चिली और इटली के साथ, और ये मार्क करता है 5th एनिवर्सरी, और जो कि अडॉप्ट करता है पेरिस एग्रीमेंट। समिट की बात करूँ तो कंट्री सेट आउट करता है न्यू कमिटमेंट्स जो 3 पिलर्स के अंदर आते हैं पेरिस एग्रीमेंट के। पहला है मिटिगेशन, सेकेंड है अडेप्टेशन, थर्ड है फाइनेंस कमिटमेंट। शेप करता है NDC न्यू नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंड है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जो सेटअप करता है पाथवे नेट जीरो एमिशन का। थर्ड है क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट जो सपोर्ट करता है वनरेबल। फोर्थ है एम्बिशियस अडेप्टेशन प्लान्स और अंडरलाइन करता है पॉलिसीज। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 2005 में ये क्योटो प्रोटोकॉल जो अडॉप्ट हुआ था 2005 वाला, ये इसमें हमें ये जानना ज़रूरी पड़ जाता है कि ये फर्स्ट लीगल बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी थी जो कि बहुत पहले साइन हुई थी, और ये रिक्वायर करती है डेवलप कंट्रीज़ को कि वो एमिशन रिड्यूस करें, और यहाँ पे एवरेज 5% बिलो होना चाहिए 1990 लेवल का, और इस्टेब्लिश करता है एक मॉनिटरी सिस्टम जो देखता है प्रोग्रेस। सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो है क्योटो प्रोटोकॉल का वो एंड होगा, मतलब एंड हो चुका है 2020 में। मिटिगेशन मेजर्स की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कैप्चर करता है ये कार्बन को, और यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के बारे में बात कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनवाइट कर रहा है बड़े सारे रिसर्चर्स को इन एरिया में ताकि वो एस्कुलेट करे CCUS विच इज़ बेसिकली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, और ये कोलैबोरेट करता है ACT कंट्रीज़ के साथ, मेंबर कंट्रीज़ जो है इसकी। ACT की बात कर लेते हैं। इनिशिएटिव है जो फैसिलिटेट करता है इमर्जेंस ऑफ CO2 कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, किसके थ्रू, वाया ट्रांसलेशनल फंडिंग प्रोजेक्ट का, जो एम करता है एस्केलेट करता है और मेच्योर CCUS टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ताकि वो टारगेट इनोवेशन रिसर्च एक्टिविटीज़ पे फोकस करे। 16 कंट्रीज़ है और उसमें इंडिया भी शामिल है जो इसके साथ वर्क कर रहा है ACT के साथ। CCUS एक आइडेंटिफाइड इनोवेशन चैलेंज है जो मिशन इनोवेशन प्रोग्राम में आता है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। मिशन MI जो है वो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है 24 कंट्रीज़ का, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन एक्सलेट करता है आपका ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करता है, वो इसका एक्टिव पार्टनर है। CCS के बारे में बात कर लेते हैं। कैप्चर जो है कार्बन का कैप्चर स्टोरेज है, ये डिस्टेंस दिखाता है पावर स्टेशन का और CCS स्टोरेज फैसिलिटी का, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 500 किलोमीटर तक। CO2 इंजेक्ट करता है स्टोर अंडरग्राउंड, और यहाँ पे जो है इम्पॉसिबल कैप रॉक जो है CO2 अंडरग्राउंड रहता है। CO2 का जो पंप है वो 1.5 किलोमीटर तक है और उससे भी जा सकता है 1.5 से ज़्यादा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिप्लीटेड गैस रिजर्व्स है, ये नेचुरल सलाइन एक्को फायर्स है। इंसेक्ट राइट क्या है, ये CO2 बिकम्स स्टेबलाइज, CO2 स्टेबलाइज होता है जब वो पोर्स के अंदर रॉक जो है उसमें नेचुरल फॉर्मेशन होती है और उसकी सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाता है तब। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम बात करने वाले कैप्चर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के बारे में। ये एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करती है आपकी। यहाँ पे CCUS जो है एक टेक्नोलॉजी रिड्यूस करती है आपकी, और ये अमाउंट ऑफ CO2 जो रिलीज़ होता है उसको कम करती है फ्रॉम कोल और गैस और हैवी इंडस्ट्री, जो इंक्लूड करती है सीमेंट और स्टील प्लांट को। जब कैप्चर होती है CO2 या तो रीयूज हो सकती है वेरियस प्रोडक्ट्स में, जैसे सीमेंट, प्लास्टिक यूटिलाइजेशन होती है यहाँ पे, या जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जा सकती है स्टोरेज पे। कैप्चर की बात करें तो प्री
कंबस्टन कैप्चर है, यहाँ पे कैप्चर करता है CO2 जो जनरेट होता है अनडिजायर्ड कोर प्रोडक्ट पे थ्रू गैसिफिकेशन, और ये कन्वर्ट करता है बायोमास या फॉसिल को, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार्बन जेनस मटेरियल होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड पे करता है। सेकेंड है, ये रिफॉर्म भी करता है जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे होता है हाइड्रोकार्बन के, और उसके रीअरेंज होता है, ऑल्टर करता है प्रॉपर्टी को। पोस्ट कंबशन कैप्चर क्या है, ये सेपरेट करता है CO2 वेस्ट गैस स्ट्रीम्स को, और उसमें बड़े सारे मेथड्स आते हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन आ गया, हाई प्रेशर मेम्ब्रेन आ गया, और बड़ी सारी चीज़ें आ गई। ऑक्सी फ्यूल कंबशन इम्पॉर्टेंट है, फ्यूल बर्न होता है प्योर ऑक्सीजन के थ्रू और प्रोड्यूस करता है फ्यूल गैस जिसमें हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन होता है। स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज में फॉर्मर गैस और ऑयल फील्ड आती है। सेकेंड है, डीप सलाइन फॉर्मेशन आती है। थर्ड है, कोल बेड फॉर्मेशन आती है। फोर्थ है, ओशन बेड। यूटिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल है, कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल है, इनहांस करती है ऑयल और कोल बेड मिथेन रिकवरी। फोर्थ है, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स जो प्लास्टिक और फ्यूल्स पे होती है, जैसे मिथेनॉल हो गया, यूरिया हो गया। फिफ्थ है आपका रेमेडिएशन ऑफ अल्कलाइन इंडस्ट्रियल वेस्ट, मिनरल कार्बनाइजेशन। और लास्ट है बायोफ्यूल प्रोडक्शन जो है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने कोलैबोरेट करा है ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम और लॉन्च करा है डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इंडिया में। न्यूज़ में क्या है कि यहाँ पे जो कैरियर आउट प्रोजेक्ट हो रहा है इसका वाइडर कॉन्नोटेशन है, जो डीकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है, और ये पार्ट है डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज में, और ये बेसिकली फैमिली ऑफ प्रोजेक्ट्स है जो सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट डीकार्बनाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड रीजन। पर्पस क्या है, ये डेवलप करता है एक पाथवे जो लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बात करता है, और डिज़ाइन करता है टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशन असेसमेंट फ्रेमवर्क जो कि आपका इंडिया के लिए। यहाँ पे फैसिलिटेशन क्या करती है गवर्नमेंट की, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देती है कि प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट जो एक्टिविटीज़ होती है रिलेटेड टू CO2 कितना होगा। ट्रांसपोर्ट एमिट जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन एमिट वो 23% होता है एनर्जी रिलेटेड CO2 जो फीड करता है ग्लोबल वार्मिंग को। अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो ये 40% तक जा सकता है 2030 तक, और 60% तक 2050 तक। तो इसलिए इंपॉर्टेंट लेना, मतलब इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज में ये इंपॉर्टेंट है कि 2016 को आया था, और यहाँ पे फंडिंग कौन देता है वो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, और अदर फंडिंग पार्टनर्स कौन है, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन कमीशन है। इनिशिएटिव प्रमोट करता है कार्बन न्यूट्रलिटी मोबिलिटी, ये स्टॉप करता है क्लाइमेट चेंज को, प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर को कि वो उनके टूल्स सेलेक्ट करते हैं CO2 मिटिगेशन मेजर, और डिलीवर कर सकता है क्लाइमेट कमिटमेंट। इस प्रोजेक्ट के अंडर ये हेल्प करता है नेशनल और बड़े सारे स्टेक होल्डर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसपोर्ट मेजर, और इस्टेब्लिश करता है पाथवे जो रिड्यूस करता है CO2 एमिशन और क्लाइमेट गोल्स और NDC को मीट करता है। इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को करंट पार्टिसिपेंट है। DTEE एक कोलैबोरेशन है जो ITF और पर्ल्टल इंस्टीट्यूट इन सब के बीच में होती है, और ये सपोर्ट कराया जाता है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव जो जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी। ITF इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द OECD सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ओनली ग्लोबल बॉडी है जो मैंडेट करती है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थिंक टैंक होता है ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इश्यूज़ का, और ऑर्गेनाइज करता है ग्लोबल समिट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स। इंडिया मेंबर है ITF 2008 से। इसमें मोर ऑफ न्यूज़ में क्या है कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC जो टाइप्ड है ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया इंपॉर्टेंट है। ये इसका सेम एम है कि भाई डीकार्बनाइज करना है ट्रांसपोर्ट, कोऑर्डिनेट करना है बड़े सारे मिनिस्ट्री के साथ। प्रोजेक्ट इंगेज होता है चाइना, इंडिया, वियतनाम, और पीरियड है 2020-2024। जॉइंट प्रोजेक्ट है 7 ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसकी या पार्टनर है वो नीति आयोग के अंडर है। डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर तो SDG गोल 3 का देख लो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लेस पोल्यूटिंग का एम है, और एनर्जी जनरेशन का ज़्यादा है। SDG गोल 3, 7 और 13 का।
SDG गोल 1510 का ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे है। SDG गोल 128 और यहाँ पे रेजिलेंट ट्रांसपोर्ट थ्रू डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर है। आपका नेक्स्ट है इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी पार्टिसिपेशन टू TOD जो है SDG 485 और अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है SDG गोल 111। ठीक है, यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ एक रीसेंट स्टडी हुई थी जो एग्जामिन करती है 142 कंट्रीज़ को, उन्हें ये पाया गया है कि CO2 एमिशन गिरा है 2% से 2007 और 2017। तो ये विद रिलेटेड टू कार्बन प्राइस। ठीक है, वाइल कुछ 3% इंक्रीज आया है जो ऐसा कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं उसको। कार्बन प्राइसिंग जो इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसका मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट है जो कैप्चर करता है एक्सटर्नल कॉस्ट एमिशन का और टाइप करता है उनको सोर्सेज को जो उनके ओरिजिनल प्राइस है। यूजुअली जो फॉर्म होता है CO2 एमिटेड होता है। कॉस्ट ऑफ एमिशन इंक्लूड करती है डैमेज जो जाता है क्रॉप्स को, हेल्थ केयर कॉस्ट जो हीट वेव से आती है, ड्रॉट जो बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। आप टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग बीइंग अडॉप्टेड, पहला है कार्बन टैक्स जो डायरेक्टली प्राइस सेट करता है कि कार्बन जो स्प्लिट हो रहा है टैक्स रेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। एमिनेट करता है ट्रेडिंग सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक टोटल लेवल ऑफ GHG को अलाउ करता है कि वो इंडस्ट्री में लो एमिशन को सेल आउट कर सकते हैं एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो लार्जर एमिटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। थर्ड है इंटरनल कार्बन प्राइसिंग जो एक टूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूज़ करता है इंटरनली तो गाइड करता है डिसीजन मेकर्स को कि वो जो उसके साथ रिलेशन है, जैसे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कितना होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, उनके बारे में बात करता है। रिसेंटली इंडियन कंपनीज ने एक वॉलंटरी स्टार्टअप करा है जो इम्प्लीमेंट करता है ICP को। प्राइस जो कार्बन में हेल्प रहता है वो शिफ्ट करता है बर्डन बैक टू दोज जो रिस्पॉन्सिबल है और रिड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है क्लीन टेक्नोलॉजी और मार्केट इनोवेशन। और थर्ड है मीटिंग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट टारगेट इनिशिएटिव जो आता है इसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनली एमिटिंग एमिशन जो ट्रेडिंग में रहता है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन टैक्स क्या है? ग्रीन टैक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने अप्रूव करा है, वो लिवे करेंगे ग्रीन टैक्स ओल्ड व्हीकल्स पे। ग्रीन टैक्स एक टैक्स होता है, पॉल्यूशन टैक्स होता है जो कि लिवाइड होता है गुड्स और सर्विसेज पे। प्रपोजल क्या है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो 8 साल से पुराने हैं वो चार्ज हो सकते हैं ग्रीन टैक्स पे ताकि उनको रिन्यूअल दे फिटनेस सर्टिफिकेट का, और यहाँ पे 10 to 25% का रोड टैक्स देना पड़ता है। पर्सनल व्हीकल्स जो होंगे वो चार्ज होंगे 25, अगर मान लो 15 ईयर्स है आपका कोई व्हीकल तो उस पर आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ जाएगा, 15 ईयर्स से ज़्यादा हो तो। लोअर ग्रीन टैक्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिफरेंशियल टैक्स डिपेंडिंग फ्यूल पे रहता है। पेट्रोल डीजल पे एग्जम्पशन दे रखा है CNG हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इथेनॉल LPG व्हीकल को, बट पेट्रोल डीजल पे है टैक्स। रेवेन्यू कलेक्ट जो होता है ग्रीन टैक्स से वो सेपरेट करा जाएगा सेपरेट अकाउंट में ताकि वो टैकल कर ले पॉल्यूशन को ही। कार्बन ट्रेडिंग इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे 2 लास्ट है, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको भी जल्दी। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ये इंदौर की एक इंकी इंटरनेशनल है, इंडिया में वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जो ऑपरेट करती है कार्बन मार्केट्स पे, और ये देती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कंपनी जो इन्वॉल्व होती है ट्रेडिंग कार्बन ऑफसेट्स पे, और ये मार्केटेबल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इशू करते हैं एंटिटीज़ जो जिसका जो बेसिकली प्रोजेक्ट रिड्यूस करता है CO2 एमिशन का। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कार्बन ट्रेडिंग तब हुई थी जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 और बाद में फोर्स में आया था 2005 में। इसके अंदर सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन या CER मिलता है जो इशू कराया जाता है एंटिटीज़ को और प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है और उनका रिड्यूस कराया जाता है एमिशन, जैसे विंड सोलर एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। ये अलाउ करता है नेशंस को कि वो टारगेट्स को मीट करें, अगर वो टारगेट्स को मीट नहीं कर पाते बाई चांस तो उनको परचेज करना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट्स को। तो पेरिस एग्रीमेंट ने अलाउ करा है कि वॉलंटरी ट्रेडिंग हो सकती है कंट्रीज़ के बीच में ताकि वो NDG गोल को मीट करे। अगर एक कंट्री रिड्यूस कर रही है GHG को और GHG एमिशन को तो वो सेल आउट कर सकती है अपने एमिशन रिडक्शन अपने दूसरी कंट्री को या कोई भी इससे भी करना चाहे जो कि इंटरनेशनल ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स के अंडर आती है। इंडिया के में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड 2 तरह के एनर्जी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और सेंट्रल
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है मार्केट रेगुलेटर है, जो ट्रेड करती है आपकी एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स पे। अब समझ लेते हैं, जैसे मान लो रियल GHG जो है एमिशन एमिटर जो है एक्सेस है, और यहाँ पे आपका दूसरे में एमिटर बी है जिसने रिड्यूस करा है, तो ये एमिटर बी सेल आउट कर देगा और जो ए है परचेज कर लेगा क्योंकि उसने ज़्यादा पोल्यूशन करा है, तो ये म्यूचुअली अग्रीड है। लास्ट न्यूज़ जो है इसकी यहाँ पे हम एंड करने वाले हैं, इसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करेंगे, वो है ग्रीन AC प्रोजेक्ट। ये रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ग्रीन AG ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर AG प्रोजेक्ट। ये ब्रिंग आउट करता है 1,04,070 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो सस्टेनेबल लैंड और वाटर मैनेजमेंट के अंडर आता है। इंश्योर करता है 49 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इक्विवेलेंट है आपके रिड्यूस टू सस्टेनेबल लैंड। प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट होते हैं 5 स्टेट्स में, वो है मिज़ोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, और ये फंड आता है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी जो कि इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन से की प्लेयर्स जो इन्वॉल्व है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे एग्रीकल्चर एमिशन इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक का अकाउंट बात करें तो 18% है ग्रॉस नेशनल एमिशन, जो कि 3rd हाईएस्ट है आफ्टर एनर्जी और इंडस्ट्री। इसमें से मोर देन 85% एमिशन जो है वो कैटल प्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू आता है, राइस कल्टीवेशन और रेमिनेंट मीट, और बाकी जो 15% है वो क्रॉप्स और नाइट्रोजस ऑक्साइड से आता है जो फर्टिलाइजर से निकलते हैं। मोस्ट ऑफ GHG एमिशन जो आता है इंडियन एग्रीकल्चर से वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से आता है। गवर्नमेंट के स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है इंडिया का नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो कि 8th NAPCC एमिशन को टैकल करता है और इन्हांस करता है फूड सिक्योरिटी को। पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी 2015 में, जो कि बनाई जाती है नीम कोटिंग ऑफ यूरिया कंपलसरी करती है, जो रिड्यूस करती है नाइट्रोजस ऑक्साइड एमिशन। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी इशू करे जाते हैं जो फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी को देखते हैं कि कितना एफिशिएंट है सॉइल। इंडिया ने इंस्टॉल करे 2 लाख सोलर वाटर पम्प्स और 2.5 मिलियन प्लानिंग अभी चल रही है ताकि उनसे एनर्जी निकाली जाए और एग्रीकल्चर में यूज़ करा जाए। ग्रीन इंडिया मिशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2014 में ये लॉन्च हुआ था और ये एक्सपैंड करता है ट्री कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर्स, इंक्रीज़ करता है क्वालिटी 5 मिलियन हेक्टेयर्स की, जो कि एग्जिस्टिंग कवर को इंक्रीज़ कर देगा। इसके साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है।